कुछ सच किताबों में नहीं मिलते, वो धूल जमी हुई पुरानी फाइलों में दफन होते हैं। आइए भाग दो सुनते हैं। अब उसी दोपहर विहान सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचा। रिसेप्शन पर अपना परिचय दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मुलाकात हुई डीएसपी नीलाभ चौहान से। वहां पर जब पूछताछ हुई तब विहान खुद ही चुप हो गया, क्योंकि अगर वह कुछ भी बोला तो वह अपने ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर लेगा। शाम को ऑफिस लौटते ही उसकी सेक्रेटरी ने बताया, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया सर। कह रहे थे पुराना हिसाब पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। विहान तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ मेज पर रखा था एक पुराना स्टील का टिफिन। उसके नीचे एक चिट्ठी थी। तुम्हें याद है, तुम 4 लोग एक ही टिफिन से खाना खाते थे। विहान के हाथ रुक गए। उसने धीरे से टिफिन खोला। अंदर खाना नहीं था। 4 स्टील के चम्मच रखे थे। हर चम्मच के हैंडल पर एक नाम खुदा था, विहान, रुद्राक्ष, देवेश और चौथे चम्मच पर आदित्य। विहान ने कांपते हाथों से चौथा चम्मच उठाया। पीछे एक और शब्द खुदा था, साझेदार। उसकी आंखें फैल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कभी अपने परिवार को नहीं बताया था कि कंपनी की शुरुआत 4 लोगों ने मिलकर की थी। दुनिया जानती थी कि रघुवंशी ग्रुप सिर्फ विहान की मेहनत से बना है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसी समय ऑफिस के बाहर बड़ा गेट था जहां सार्थक खड़ा दूर से यह सब देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला, तपन को कॉल किया। सर, उसने टिफिन खोल लिया। तपन ने सिर्फ एक बात कही, अच्छा, अब वह पहली बार अपनी बनाई हुई कहानी पर शक करेगा। रात को विहान अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उसने सामने चारों चम्मच रख लिए। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। 4 दोस्त, एक सपना, एक छोटी सी निर्माण कंपनी और एक ऐसा फैसला जिसने उन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसने आंखें बंद की और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर उस दिन मैंने वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अब तुम्हें याद आने लगा है, लेकिन अभी तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है। असली बेईमानी पैसों की नहीं थी। नीचे लिखा था, कल शाम 6 बजे पुराना पुल अकेले आना। विहान ने मोबाइल बंद किया। उसने पहली बार तय किया वह भागेगा नहीं, वह उस पुराने पुल पर जाएगा। उसे जानना था आखिर आदित्य की मौत सिर्फ एक हादसा थी या किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी बेईमानी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पुल पर उसका इंतजार कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा का सबसे बड़ा गवाह करने वाला था। देवगिरी शहर, शाम के ठीक 5:55। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें भीगी हुई थी। पुराने नदी वाले पुल पर शायद ही कोई आता था। नया फ्लाईओवर बनने के बाद इस पुल का इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका था। पुल के दोनों तरफ जंग लगी रेलिंग, नीचे तेज बहती नदी और चारों ओर ऐसा सन्नाटा जैसे समय भी वहां आकर रुक गया हो। विहान ने अपनी कार पुल से लगभग 100 मीटर पहले रोक दी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, कोई नहीं। उसने घड़ी देखी, 5:59। मैसेज में लिखा था 6 बजे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ने लगा। हर तरफ कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो जा रही थी। अचानक उसकी नजर पुल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर पड़ी। बेंच पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन वहां एक थर्मस और 2 स्टील के कप रखे थे। कपों से अभी भी भाप उठ रही थी, मतलब कोई कुछ मिनट पहले ही यही था। विहान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। खाली सड़क, दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कप को हाथ लगाया। चाय गर्म थी। उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा हुआ था।
उसने खोला, उस पर लिखा था, तुम हमेशा जल्दी में रहते थे, आज पहली बार बैठकर इंतजार करना सीखो। विहान की भौहें सिकुड़ गई, वह बेंच पर बैठ गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कोई नहीं आया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी समय पुल से लगभग 200 मीटर दूर एक पुरानी बंद मील की तीसरी मंजिल से कोई दूरबीन से विहान को देख रहा था। सामने टेबल पर लैपटॉप खुला था, उसमें पुल के अलग अलग एंगल से लाइव वीडियो दिखाई दे रहा था। सार्थक ने धीरे से पूछा, सर क्या अब नीचे जाएं? पीछे खड़े तपन शुक्ल ने सिर हिलाया, नहीं, उसे अकेला रहने दो। लेकिन अगर वो चला गया तो? तपन मुस्कुराया, जो आदमी जवाब ढूंढने निकलता है वह इतनी आसानी से वापस नहीं लौटता। पुल पर बैठे बैठे लगभग 20 मिनट हो चुके थे, तभी दूर से एक साइकिल आती दिखाई दी। साइकिल चला रहा था करीब 60 साल का एक डाकिया, पुरानी खाकी वर्दी वाला, कंधे पर चमड़े का बैग। वह सीधे विहान के पास आया। आप विहान रघुवंशी हैं? हाँ। डाकिये ने बैग में से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये आपके लिए छोड़ा गया था। किसने? नाम नहीं बताया। कब? आज सुबह। कहाँ? मुख्य डाकघर में। विहान ने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना रेलवे टिकट था, देवगिरी से भोपाल, तारीख 14 जुलाई 2009। टिकट के पीछे हाथ से लिखा था, याद है तुमने कहा था लौटकर सब ठीक कर देंगे। विहान के हाथ कांपने लगे। उसे वह तारीख याद थी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि उसी दिन चारों साझेदार आखिरी बार एक साथ थे। उसने तुरंत डाकिये को रोका। रुको, जिस आदमी ने ये लिफाफा दिया था उसका चेहरा कैसा था? डाकिया कुछ पल सोचता रहा। चेहरा तो याद नहीं, लेकिन क्या? उसकी एक आदत अजीब थी। कैसी? वो बात करते समय हर वाक्य के बाद अपनी घड़ी देखता था। विहान की सांस अटक गई। आदित्य बात करते समय हमेशा घड़ी देखता था? नहीं, ये भी संयोग हो सकता है, या कोई जानबूझकर उसकी यादों से खेल रहा था। विहान ने तुरंत रेलवे टिकट जेब में रखा और पुल से नीचे उतरने लगा। तभी उसकी नजर पुल के नीचे खड़े हुए एक बूढ़े मछुआरे पर पड़ी। मछुआरा लगातार उसकी ओर देख रहा था। विहान नीचे पहुंचा। बाबा, आप कब से यहाँ बैठी हैं? सुबह से। क्या आपने यहाँ किसी को देखा? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ। विहान एकदम आगे झुक गया। कौन था? एक आदमी आया था, उसने यहाँ लगभग आधा घंटा बिताया। फिर? वो बोला, आज नहीं, आज सिर्फ उसे याद दिलाना है। उसका चेहरा, टोपी पहनी थी। आवाज? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आवाज में गुस्सा नहीं था बेटा, दर्द था। विहान वापस कार की तरफ लौट रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम उभरा, रुद्राक्ष मल्होत्रा, 17 साल पुराने साझेदारों में से एक, जिससे उसकी कई सालों से सिर्फ बिजनेस वाली बातें होती थी। विहान ने कॉल लगाई और उठाया। हाँ रुद्राक्ष। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई। विहान, वो वापस आ गया है क्या? विहान कुछ सेकंड तक चुप रहा। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? रुद्राक्ष ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, आज सुबह मेरे घर भी एक टिफिन पहुंचा है। विहान की आंखें फैल गई। क्या? और उसके अंदर 4 चम्मच से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसका मतलब यह खेल सिर्फ विहान के साथ नहीं खेला जा रहा था, कोई और एक एक करके चारों साझेदारी तक पहुंच रहा था। कॉल कटने ही वाली थी। रुद्राक्ष घबराई हुई आवाज में बोला, विहान एक और बात, उस टिफिन में एक 5वां चम्मच भी था। विहान ने तुरंत पूछा, किसका नाम? रुद्राक्ष की आवाज टूट गई। उस पर लिखा था, विश्वास। कॉल अचानक कट गई। विहान कई सेकंड तक मोबाइल को देखता रहा। 4 साझेदार तो थे, लेकिन 5वां नाम विश्वास कोई इंसान था या किसी टूटे हुए रिश्ते का नाम था। अब विश्वास कौन है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। विहान का हाथ अब भी मोबाइल पर जमा हुए था। रुद्राक्ष की आखिरी बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। टिफिन में 5वां चम्मच भी था जिस पर विश्वास लिखा था। कॉल भी कट चुकी थी, लेकिन उस एक शब्द ने 17 साल पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया था।
विहान ने कार स्टार्ट नहीं की। वह कुछ देर तक वही पुल के किनारे खड़ा रहा। हवा तेज हो चुकी थी। नीचे नदी का पानी पत्थरों से टकरा कर आवाज कर रहा था। उसे याद आया, उसी पुल पर करीब 17 साल पहले 4 दोस्त देर रात बैठे थे। 4 चाय के गिलास, एक स्टील का टिफिन और ढेर सारे सपने। आदित्य ने उसी रात कहा था, अगर कभी हमसे कोई भी गलत रास्ता चुने तो बाकी 3 लोग उसे रोकेंगे। दिवेश हंस पड़ा था। और अगर चारों ही गलत हो गए तो? आदित्य ने मुस्कुराकर टिफिन का ढक्कन बंद किया। तब हमें कोई 5वां बचाएगा। रुद्राक्ष ने मजाक में पूछा, 5वां कौन? आदित्य ने अपनी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विश्वास। यही हमारा 5वां साझेदार होगा। जब भी हम कोई फैसला करेंगे, पहले सोचेंगे क्या विश्वास इस फैसले के साथ खड़ा होगा। चारों ने उसी डायरी पर अपने हस्ताक्षर किए। विहान, रुद्राक्ष, देवेश और आदित्य। उस रात उन्हें क्या पता था कि एक दिन उन्हीं 4 हस्ताक्षरों में से 3 अपने ही वादे से मुकर जाएंगे। विहान ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी सांस तेज चल रही थी। तो किसी को उस डायरी के बारे में पता है? उसने पहली बार महसूस किया, यह खेल कोई बाहरी आदमी नहीं खेल सकता। यह सब सिर्फ वही जान सकता था जो शुरुआत से उनके साथ था। उसी समय रुद्राक्ष के बंगले पर पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। रुद्राक्ष घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस किसी शिकायत के लिए नहीं आई थी। डीएसपी नीलाव ने पूछा, मिस्टर रुद्राक्ष, क्या आप आदित्य त्रिवेदी को जानते थे? रुद्राक्ष का चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों? हमें पुराने केस की कुछ फाइलें दोबारा देखनी है। इतने साल बाद? नीलाव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी पुरानी फाइलें खुद खुल जाती हैं। इधर आरुषि अपने पिता के स्टडी रूम में गई। वह सिर्फ उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी नजर मेज पर रखे उस पुराने अखबार पर पड़ी। शीर्षक पढ़ते ही वह रुक गई, युवा इंजीनियर आदित्य त्रिवेदी की सड़क दुर्घटना में मौत। उसने धीरे से अखबार उठाया। उसके नीचे एक पुरानी फोटो भी रखी थी। 4 युवक, एक अधूरी इमारत और सबके चेहरों पर मुस्कान। आरुषि ने गौर से देखा, ये तो पापा हैं। ये शायद रुद्राक्ष शंकर। ये उसकी नजर चौथे युवक पर रुकी। पीछे पेंसिल से किसी ने लिखा था, हम 4 नहीं 5 हैं। आरुषि हैरान रह गई। 5? लेकिन तस्वीर में तो 4 ही लोग थे। उसने फोटो पलटी। पीछे हल्की स्याही से एक और पंक्ति लिखी थी, 5वां कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। शाम को विहान घर पहुंचा। उसने देखा आरुषि उसी फोटो को हाथ में लिए बैठी थी। पापा, ये आदित्य कौन था? विहान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने झूठ बोलने के लिए होठ खोले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आई। 17 साल में पहली बार उसे अपने ही झूठ का बोझ महसूस हुआ। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त था। आरुषि ने अगला सवाल पूछा, सिर्फ दोस्त? कमरे में सन्नाटा फैल गया। समीरा भी बाहर आ गई। अनय भी दरवाजे पर खड़ा था। सबकी नजरें विहान पर थी। मैं जानता था अगर आज उसने सच नहीं बताया तो शायद फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसने कुर्सी खींची, बैठ गया और बोला, नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो इस कंपनी का संस्थापक था। आरुषि के हाथ से फोटो लगभग छूट गई थी। क्या? लेकिन कंपनी तो आपने शुरू की थी पापा। विहान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। यही मेरी पहली बेईमानी थी। उसी पल घर की डोरबेल बजी। अनय ने दरवाजा खोला। बाहर एक कुरियर बॉय खड़ा था। मिस्टर विहान रघुवंशी के लिए पार्सल आया है। अनय ने साइन किए। ये बस स्टडी रूम में लाकर रखा। विहान ने धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी नीली डायरी थी। कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विश्वास। डायरी के पहले पन्ने पर 4 हस्ताक्षर थे और नीचे लाल स्याही से किसी ने एक ही वाक्य लिखा था, झूठ की उम्र लंबी हो सकती है लेकिन अंत नहीं। विहान ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि उस पन्ने पर उसके अपने हस्ताक्षर के नीचे किसी ने नई तारीख लिख दी थी, 31 जुलाई 2026, और उसके नीचे एक साइन और एक लाइन लिखी, अब हिसाब शुरू होता है।
उसी समय आरुषि ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वह चौंक गई। पापा, इसमें से? तो विहान ने घबरा कर पूछा। क्या लिखा है? आरुषि ने कांपती आवाज में पढ़ा। अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझो मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जिसने बेईमानी की है उससे मेरा नहीं, उसके अपने कर्मों का सामना जरूर होगा। नीचे आदित्य त्रिवेदी के हस्ताक्षर थे। विहान कुर्सी पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, सच अब दरवाजा नहीं खटखटा रहा था, सच उसके अंदर आ चुका था। अब विहान की उंगलियां डायरी के पहले पन्ने पर जमी हुई थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। आरुषि ने धीरे से पूछा, पापा, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? विहान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। आरुषि ने पहला पन्ना खोला, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा था कि डायरी, किसी दिन विहान तक पहुंचे तो समझ लेना कि सच अब छिप कर नहीं जीना चाहता। उसके नीचे तारीख लिखी थी 12 जुलाई 2009। डायरी, आज हमारी कंपनी को पहला बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला। रुद्राक्ष बहुत खुश है। देवेश ने मिठाई बांटी। विहान बार बार कह रहा है कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि आज पहली बार हमने मेहनत से ज्यादा सिस्टम की बात की है। मैं चाहता हूँ कि हम धीरे बढ़े, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। आरुषि पढ़ती जा रही थी और विहान का सिर झुकता जा रहा था। समीरा चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी। उससे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसका पति उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सच छिपा कर बैठा है। डायरी का अगला पन्ना, जिस पर लिखा था 15 जुलाई 2009। आज मंत्री के निजी सचिव ने साफ कहा, अगर फाइल जल्दी पास करवानी है तो नियमों से नहीं, पैसों से काम होगा। मैंने मना कर दिया, लेकिन विहान पूरे रास्ते चुप रहा। उसकी चुप्पी मुझे डरा रही है। आरुषि ने पढ़ना रोक दिया। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखा। क्या आपने रिश्वत दी थी? विहान ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी इस बार कबूलनामे जैसी थी। उस रात विहान अपने कमरे में अकेला बैठा था। डायरी की हर लाइन उसके भीतर दबे हुए अपराध बोध को जगाने लगी थी। तभी उसे अपना पुराना फोन याद आया। वही फोन जो उसने 2009 के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह स्टोर रूम में गया, कई पुराने डिब्बे हटाए। आखिर एक धूल भरा बॉक्स मिला। उसमें पुराना नोकिया फोन रखा था। उसने चार्जर लगाया। कुछ मिनट के बाद स्क्रीन चल पड़ी। फोन चालू हुआ। उसमें केवल 39 पुराने मैसेज थे और एक ड्राफ्ट जो कभी भेजा ही नहीं गया था। ड्राफ्ट खोला। स्क्रीन पर लिखा था, आदित्य, मैंने जो किया मजबूरी में किया। एक बार प्रोजेक्ट मिल जाए फिर सब ठीक कर देंगे। तुम मुझ पर भरोसा रख, विहान। विहान की आंखें भर आई। यह वही मैसेज था जो उसने लिखा था, लेकिन भेजने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अचानक फोन अपने आप बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई, लेकिन उस ड्राफ्ट ने उसके अंदर दबी हुई एक और याद जगा दी। चारों दोस्त एक छोटे से ऑफिस में बैठे थे। यह फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ जुलाई 2009 का। कमरे में सिर्फ एक पंखा चल रहा था। रुद्राक्ष मेज पर फाइल पटकता है। अगर रिश्वत नहीं देंगे तो ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा। आदित्य तुरंत बोला, तो मिल जाने दो, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। देवेश चुप था। यह दोनों की बातें सुन रहा था। विहान कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बैंक का नोटिस पड़ा था। घर गिरवी था। माँ की दवाइयों का खर्च, बहन की शादी और कंपनी का कर्ज, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, एक बार रिश्वत दे देंगे फिर कभी नहीं देंगे। आदित्य हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। हर बेईमान आदमी पहला झूठ यही बोलता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य उठा। उसने अपनी फाइल बंद की। अगर तुम लोग ये करोगे तो मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगा। रुद्राक्ष गुस्से में खड़ा हो गया। तू हमें सिखाएगा? मैं तुम्हें नहीं, खुद को बचा रहा हूँ। विहान पहली बार बोला। आदित्य, बस इस एक बार। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। विहान, तू बदल गया है, या शायद तेरे अंदर का असली इंसान आज बाहर आया है। यह कहकर आदित्य कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, लेकिन चार दोस्तों की दोस्ती उसी आवाज के साथ टूटने लगी। रात के लगभग 1:30 बजे थे।
विहान अब भी जाग रहा था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। कोई नंबर नहीं, सिर्फ टेक्स्ट जिसमें लिखा था, डायरी पढ़ ली, अब सच से भागना बंद करो। कल सुबह 10 बजे पुराने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने दुनिया से छिपाया था। विहान ने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन कोई नंबर था ही नहीं, सिर्फ संदेश था। सुबह आरुषि चुपचाप अपने पिता के कमरे में आई। पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं। क्यों? क्योंकि विहान कुछ पल रुका। आज जो सामने आएगा उसके बाद शायद तू मुझे उसी नजर से कभी देख ना पाए। आरुषि ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, सच इंसान को छोटा नहीं करता पापा, सच छिपाना अच्छी बात नहीं है। विहान ने पहली बार बेटी की ओर देखा और उसे महसूस हुआ आज उसके सामने उसकी बेटी नहीं, उसकी अंतरात्मा खड़ी है। दोनों कार में बैठे। पुराना रजिस्ट्रार ऑफिस शहर के सबसे पुराने सरकारी भवनों में से एक था। टूटी हुई सीढ़ियां, धूल भरे रिकॉर्ड रूम और लकड़ी की अलमारियों में बंद हजारों फाइलें। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े बाबू ने विहान को देखते ही कहा, आपका इंतजार हो रहा था। विहान चौंक गया। किसे पता था कि मैं आने वाला हूँ? बाबू ने मुस्कुराकर एक पुराना रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जिसने ये रजिस्टर कल जमा करवाया, उसने कहा था जब विहान आए तो उसे पेज नंबर 118 खोलने देना। विहान ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। पन्ने पलटे, 116, 117 और अब 118। उस पन्ने पर 4 नाम लिखे थे, विहान रघुवंशी, रुद्राक्ष मल्होत्रा, देवेश सक्सेना, आदित्य त्रिवेदी। लेकिन उन 4 नामों के नीचे लाल स्याही से एक 5वां नाम बाद में जोड़ा गया था, विश्वास, संस्थापक सिद्धार्थ। और सबसे नीचे एक नोट लिखा था, इस कंपनी का कोई भी निर्णय तभी वैध होगा जब चारों साझेदार सहमत होंगे। विहान की आंखें फैल गई। उसने फाइल के अगले पन्ने की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पन्ना फाड़ा जा चुका था। बूढ़ा बाबू धीमी आवाज में बोला, जिसने वो पन्ना फाड़ा था उसने कहा था एक दिन विहान खुद इसे ढूंढने आएगा। विहान ने घबरा कर पूछा, कौन था वो? बाबू ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नाम तो नहीं बताया, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा था, सच को जितना दबाओगे वह उतने ही जोर से लौटेगा। विहान ने बस एक बार पूछा कि यह पन्ना कब फाड़ा गया था। महेश बाबू जो कि बूढ़े थे वहां, उन्होंने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। करीब 5 महीने पहले। 5 महीने? विहान चौंक गया। इतने साल तक किसी ने इस रजिस्टर को हाथ नहीं लगाया। फिर अचानक 5 महीने पहले कौन आया होगा? बाबू ने कुछ देर सोचा। एक आदमी था, उम्र लगभग 45-50, चेहरा बहुत साधारण, लेकिन उसकी आंखें कैसी ऐसी जैसे वह यहाँ कागज लेने नहीं, न्याय लेने आया हो। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसने अपना नाम लिखा था? बाबू ने रजिस्टर निकाला, पन्ने पलटे, फिर एक जगह उंगली रखी। यह देखिए। विहान ने रजिस्टर देखा। नाम वाले कॉलम में वी लिखा था। बस इतना ही, बाकी हिस्सा जानबूझकर काला कर दिया गया था। आरुषि ने तुरंत कहा, किसी ने बाद में इसे मिटाया है। बाबू ने सिर हिलाया, हाँ, और बहुत सफाई से। आरुषि ने पूरा रजिस्टर अपने मोबाइल से स्कैन करना शुरू किया। वह सिर्फ वकील नहीं थी, उसे सबूत संभालना आता था। उसकी नजर अचानक एक छोटी सी बात पर अटक गई। हर एंट्री के सामने समय लिखा था, लेकिन उस आदमी के सामने वाली जगह पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, समय आएगा। आरुषि ने बोही सिकोड़ ली। सरकारी रजिस्टर में ऐसा कौन लिखता है? बाबू ने धीरे से कहा, मैंने नहीं लिखा, उसने खुद लिखा था। विहान पहली बार घबरा गया। जो आदमी सरकारी रजिस्टर में अपने हिसाब से लिख सकता है वह साधारण नहीं था। दोनों बाहर निकलने लगे, तभी बाबू ने आवाज दी, रुकिए। वह अपने गराज से एक पुराना लिफाफा निकाल कर लाया। वो आदमी ये आपके लिए छोड़ कर गया था। इतने दिन से उसने कहा था, विहान रघुवंशी के अलावा इसको किसी को मत देना। लिफाफा बंद नहीं हुआ था। अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव रखी थी। उस पर सफेद मार्कर से लिखा था, मीटिंग 18 जुलाई 2009। विहान के हाथ कांप गए। 18 जुलाई, यही वो तारीख थी जब चारों साझेदारों के बीच आखिरी बड़ी बहस हुई थी। आरुषि ने कहा, इसे अभी मत खोलिए।
क्यों? अगर इसमें कोई वीडियो है तो पहले उसकी कॉपी बनानी होगी। विहान ने सिर हिलाया। वह जानता था बेटी सही कह रही है। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर रुद्राक्ष मल्होत्रा अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसकी मेज पर भी वैसे ही एक पेन ड्राइव रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन काली हुई, फिर वीडियो चला। वीडियो में चारों दोस्त एक टेबल पर बैठे थे। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्ष ने वीडियो रोक लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, ये वीडियो तो वह कुर्सी से उठ गया। उसने खुद अपने हाथों से उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग डिलीट करवाई थी। फिर यह कॉपी कहाँ से आई? उधर देवेश अपने छोटे से घर में पूजा कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला। बाहर कोई नहीं था। जमीन पर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था। उसमें एक पुरानी कंपनी की आईडी कार्ड थी। नाम आदित्य त्रिवेदी पीछे लिखा था। किसी का नाम मिटाने से उसका सच नहीं मिटता। निवेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर कहा, मैं अब और नहीं छिपाऊंगा। उधर आरुषि और बिहान शहर की सबसे भरोसेमंद डिजिटल फोरेंसिक लैब पहुंचे। लैब के मालिक डॉक्टर प्रणब सूद साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने पेन ड्राइव ली। अगर इसमें कुछ है तो बिना छेड़े निकाल देंगे। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाई। वीडियो ओरिजिनल है, कोई एडिट नहीं है। विहान ने गहरी सांस ली। चलाइए। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर तारीख चमकी, 18 जुलाई 2009। कमरे में 4 लोग थे, आदित्य, विहान, रुद्राक्ष और देवेश। टेबल पर सरकारी टेंडर की फाइल रखी थी। रुद्राक्ष बोल रहा था, अगर ये टेंडर निकल गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। आदित्य ने जवाब दिया, कंपनी बच जाएगी, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। फिर वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर एरर आ गया। डॉक्टर प्रणब ने कहा, वीडियो का बाकी हिस्सा करप्ट है। विहान बेचैन हो उठा। उसे ठीक कीजिए। कोशिश करूंगा, लेकिन समय लगेगा। उसी रात विहान घर लौट रहा था। कार एक रेड लाइट पर रुकी। तभी सड़क की दूसरी तरफ उसे एक आदमी दिखाई दिया। सफेद शर्ट, नीली जींस, हाथ में पुरानी चमड़े की फाइल। वह आदमी कुछ सेकंड तक विहान को देखता रहा, फिर मुस्कुराया और भीड़ में गायब हो गया। विहान कार से उतरकर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा वहां कोई नहीं था। सिर्फ फुटपाथ पर एक कागज पड़ा था। उसने उठाया। उस पर लिखा था, सच को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे भागना अब नामुमकिन है। नीचे पहली बार एक पूरा नाम लिखा था, तपन शुक्ल। विहान कई सेकंड तक उस नाम को देखता रहा। उसे यह नाम याद नहीं था, लेकिन यही पहली बार था जब इस पूरे खेल में किसी ने अपनी पहचान छिपाने के बजाय खुद सामने आने का फैसला किया था। उसी समय तपन शुक्ल अपनी पुरानी प्रेस में बैठा था। सामने दीवार पर 4 तस्वीरें थी, विहान, रुद्राक्ष, देवेश और आदित्य। उसने आदित्य की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। धीरे से बोला, बस थोड़ा और इंतजार बेटा, अब उन्हें सच याद आने लगा है, लेकिन अभी उन्होंने सबसे बड़ा झूठ स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर उसने दराज खोली। उसमें से एक पुरानी कैसेट निकाली। उस पर हाथ से लिखा था, कन्फेशन विहान। तपन ने कैसेट को मेज पर रखा और मुस्कुराया। अब खेल बराबरी का होगा। अब इस कहानी में आगे क्या होगा, कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही चैनल पर पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा। तब तक बाकी वीडियोस का आनंद लीजिए। जल्द मिलते हैं पार्ट 3 में।